हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ साई लाइफ साइंसेज लेके आ रहा है अपना जो आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो बाकी आईपीओ को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे किसी आईपीओ को अवॉइड करना हो तो सबसे पहला आईपीओ शायद ये हो सकता है जिसे मैं अवॉइड करने की कैटेगरी में रख सकता हूँ, बेस्ड ऑन आज के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सभी के सभी। बट वो कौन से इफर्ट वाले पॉइंट होने वाले जिसे हम स्टडी करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके फाइनल एक्शन लीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 1999 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये रिसर्च, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करती है स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल इंटाइटिस को, और कंपनी ऑफर करती है टेलर मेड सर्विसेज टू बायोटेक फर्म एंड ग्लोबल फार्मा कंपनीज। मतलब कि काम वाइज, सेगमेंट वाइज एक अच्छी कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 6 मंथ एंडिंग सितंबर 30, 2024 कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है अपनी सर्विसेज टू ओवर 280 इनोवेटर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो एक अच्छा फिगर हो जाता है। और एमंग दीज क्लाइंट कंपनी ने काम किया विद 18 ऑफ द टॉप 25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू। मतलब कि फार्मास्यूटिकल की भी बेस्ट कंपनीज के साथ कंपनी की अच्छी खासी बॉन्डिंग हुई पड़ी है। और कंपनी ऑफर करती है अपनी सर्विसेज अक्रॉस कंट्री जैसे कि US, UK, यूरोप एंड जापान। कंपनी का जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम होने वाली है वहां पर 16 एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होने वाले हैं, जिनमें से 6 लोकेट होने वाले US में, 9 UK एंड यूरोप में एंड 1 इन जापान। अगर हम कंपनी की सर्विसेज की बात करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, तो वहां पर कैपेबिलिटीज इन केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल CMC, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CDMO, CRO सर्विसेज जिनमें आ जाता है इंटीग्रेटेड डिस्कवरी कैपेबिलिटीज अक्रॉस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर आप इस फील्ड से हो या फिर आप फार्मास्यूटिकल फील्ड से, तो आपको ये चीजें ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएंगी। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के पास 2353 साइंटिफिक स्टाफ होने वाला है, जिनमें से 302 के पास PhD डिग्री होने वाली है एंड 1475 के पास मास्टर डिग्री होने वाली है। एंड कंपनी के पास 3135 एम्प्लॉइज होने वाले हैं विद कैपेबिलिटीज अक्रॉस द CRDMO वैल्यू चेन। काम वाइज बात करते हैं तो वहां पर हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले, क्योंकि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है, तो ऐसे में जब भी कोई भी नया रिसर्च होता है या फिर किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी भी ड्रग की, तो अगर वहां पर उस ड्रग में पहले तो टाइम का नहीं पता लगता है, कितना ज्यादा टाइम लग जाए और कितना ज्यादा पैसा खर्च हो जाए, और उसके बाद भी वो चीज फेल हो जाती है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। और कंपनी का अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, वो मेनली डिपेंडेंट होने वाला है इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। और ऐसे में अगर इनको फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो वहां पर इनको कुछ ना कुछ इनोवेशन या फिर कुछ ना कुछ इनको ड्रग्स वगैरह जो भी इनका काम होने वाला है उसको डेवलप करते रहना पड़ेगा। और रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना टाइम लग जाता है कोई आइडिया नहीं होता, फिर से वही पॉइंट आ जाता है। और अगर वो चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है कंपनी की तरफ से, तो फिर उसका इम्पैक्ट हमें फिर से कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से ऑलमोस्ट 46% का, टॉप 5 से 31% का, और जो इनका लार्जेस्ट कस्टमर होने वाला है उनसे ऑलमोस्ट 9.55% का। अगर ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर इनसे नाराज होता है, किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो फिर से उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी कंडक्ट करती है एनिमल टेस्टिंग, और ऐसे में किसी भी तरीके की एनिमल टेस्टिंग के ऊपर दिक्कत आती है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से आए चाहे वो लोगों की तरफ से आए, तो उसका इम्पैक्ट हमें फिर से कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो जहां पर हमने कुछ इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 11 दिसंबर को,
क्लोज होगा 13 दिसंबर को, अलॉटमेंट 16 दिसंबर को, रिफंड मिलने जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 17 दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 18 दिसंबर की, फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 522 से 549 रुपीज पर शेयर का, 27 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल साइज होने वाला है 3042.62 करोड़ का। एक अच्छे साइज का जी आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 950 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 2092.62 करोड़ का होने वाला है ओएफएस। एक मेजर पोर्शन ओएफएस में जा रहा है जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बीएसई एनएसई दोनों पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनई में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 20 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,823 रुपीज की। स्मॉल एचएनई में मिनिमम 40 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,07,522 रुपीज की। बिग एचएनई में मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,79,964 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर कन्नूमुरी रंगा राजू, कृष्णम राजू कन्नूमुरी, कन्नूमुरी मित्रे, साई क्वेस्ट सिंह प्राइवेट लिमिटेड, सनफ्लावर पार्टनर्स, लिली पार्टनर्स, मैरीगोल्ड पार्टनर्स एंड ट्यूलिप पार्टनर्स कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 40.48% की, जो पोस्ट इशू और भी ज्यादा कम रह जाएगी और ये हमारे लिए इस कंपनी का फिर से एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है, क्योंकि कंपनी का पहले ही मेजोरिटी नहीं है और ऐसे में आईपीओ के बाद तो और भी ज्यादा कम रह जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 2164 करोड़ के, जो पहले 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके 2476 करोड़ के, जहां पर इतनी खास ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिली है। रेवेन्यू 2022 में था 897 करोड़ का, 2023 में 1245 करोड़ का, 2024 में 1494 करोड़ का एंड पहले 2 क्वार्टर में 693 करोड़ का। एक डिसेंट सी ग्रोइंग रेट बोल सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें 2024 जाके से क्या ज्यादा ग्रोथ रेवेन्यू देखने को मिल सकता है, वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट हो जाता है। मतलब कि 2025 में क्या 2024 से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाएंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट होने वाला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 6 करोड़ का, 2023 में ऑलमोस्ट 10 करोड़ का, बट 2024 में सीधा 82 करोड़ का। मतलब कि काफी बड़ा जंप हमें यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यू तो इंक्रीज होता है ऑलमोस्ट 20% से, बट कंपनी के प्रॉफिट 700% से भी ज्यादा से इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं आ जाती हैं कि आईपीओ आने से जस्ट पहले ऐसा क्या हो गया। एंड पहले 2 क्वार्टर में 28 करोड़ का, और यहाँ पर भी क्या ये 2024 वाले फिगर अचीव कर पाएगी, फिर से सोचने की बात हो जाती है। नेटवर्थ 1044 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 855 करोड़ का एंड टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 764 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बुरे फाइनेंशियल नहीं बोलूंगा, ओके टू स्लाइटली पॉजिटिव कंपनी के मैं फाइनेंशियल बोलूंगा, अच्छे बोल सकता था, बट क्योंकि यहाँ पर मेरे मन में काफी ज्यादा शंकाएं आई, जिसकी वजह से मैंने इसको स्लाइटली पॉजिटिव ही बोला है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव ही क्यों आ रहा है आईपीओ, तो वहां पर इनको अपनी बोरोइंग्स की रीपेमेंट करनी है, सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 11,418 करोड़ की, आरओई 11.79% का ओके है, आरओसी 15.9% का अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8% का ओके है, प्राइस टू वैल्यू 10 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5.65% का काफी ज्यादा कम है, ईपीएस प्री आईपीओ 4.34 की, पोस्ट आईपीओ 2.69 की, काफी ज्यादा कम है, पी प्री आईपीओ 126 की, पोस्ट आईपीओ 203 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ओके के फंडामेंटल हम कंपनी के बोल सकते हैं। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले डीवीज लेबोरेटरी, जिसका पी है 103 का, सुवेन फार्मास्यूटिकल 109 का पी, सिनीजन इंटरनेशनल 73 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 4% के करीब का। अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज, तो वहां पर बेस्ड ऑन 2025 या 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, कंपनी अपना आईपीओ काफी ज्यादा महंगा लेके आ रही है, जो मुझे इस कंपनी का सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट लगा, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, बट मार्केट का अगर मूड मोल काफी अच्छा रहता है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है,
मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर बेस्ड रहेगा, और वहां पर अगर मुझे इस आईपीओ को स्टडी करना हुआ तो वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट अगर मैंने करना भी चाहा तो शायद मैं इसे सिर्फ रिटेल कैटेगरी में ही स्टडी करूंगा। बट फिर भी आप लोगों का क्या रहने वाला इस आईपीओ में एक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन या लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।